हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस शॉर्टहैंड एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं 80 WPM जो APS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है एंड लीगल डिक्टेशन है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। तब तक सभी स्टूडेंट्स रेडी रहें। स्टार्ट। अपीलार्थी की 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 109 के अधीन वर्ष 1966 में अपने पति के विरुद्ध एक दांडिक परिवाद फाइल किया था। दांडिक कार्रवाइयों के लंबित रहने के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन गठित न्याय पंचायत के समक्ष समझौता कर लिया और उसे अदालत न्याय पंचायत द्वारा अभिलिखित किया गया था। इस सहमति आदेश के अनुसरण में हेमराज ने, जो श्री जीत सिंह के पिता हैं, मायावती के नाम 2 भूमिधारी भूखंडों का हस्तांतरण कर दिया। अधिकतम जोत प्राधिकारियों ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अधीन, जिसे इसमें इसके पश्चात अधिकतम जोत अधिनियम कहा गया है, की गई कार्रवाइयों में जीत सिंह की धरती में खसरा संख्या 157 और 159 के भूखंड सम्मिलित कर लिए थे, क्योंकि पत्नी की भूमि पति की धरती में सम्मिलित किए जाने योग्य है। जीत सिंह और मायावती दोनों ने ही जीत सिंह की धरती में सम्मिलित किए जाने योग्य है। जीत सिंह और मायावती दोनों ने ही जीत सिंह की धरती में भूमि को सम्मिलित करने का पैरा इस आधार पर आक्षेप किया कि मायावती न्यायिकतः पृथक पत्नी है, अतः इस भूमि को जीत सिंह की धरती में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अधिकतम जोत अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी ने इन दलीलों को नामंजूर कर दिया। जीत सिंह और मायावती दोनों ने ही, जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तीसरे बिंदु खास की बरामदगी संबंधी का प्रश्न है, इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि मृतका की मां घटनास्थल के पास घास नहीं काट रही थी। घटनास्थल के आसपास वह खेत नहीं है जहां पर कटी हुई घास रखी थी। मृतका की मां द्वारा घास काटे जाने का स्थान घटनास्थल से सटा हुआ नहीं था, अतएव विवेचनाधिकारी अन्वेषक अधिकारी द्वारा घास की बरामदगी का कोई औचित्य नहीं था और न ही मृतका की मां को साक्षी के रूप में परीक्षित करना सुसंगत अथवा आवश्यक था। उसकी कोई भूमिका नहीं थी तथा उसका परीक्षण कराना अथवा न कराने से इस मामले के गुण अवगुण या गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समस्त पहलुओं पर सम्यक रूप से विचारोपरांत हम इस अभिमत के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त की आयु घटना के समय निश्चित रूप से 18 वर्ष से अधिक थी। तारीख 28 मई को पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को देखने मात्र से
उसकी आयु लगभग 20 वर्ष आंकलित करने का निष्कर्ष पूर्णतया उचित है। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निरस्त किया जाता है। पूर्ण विराम, स्टॉप। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।